नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम अग्रोपरणीय अध्याय। देखो ये तो कह रहे कर्म तीन होते हैं। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। उसके आगे फिर आप शस्त्र कर्मों की संख्या देख रहे हो जो हमने लास्ट याद की थी। सुश्रुत के 8 है, चरक के 6, अष्टांग हृदय के 13 और अष्टांग संग्रह के 12। संग्रह में जो नहीं है एक वो दहन नहीं है। बाकी अष्टांग हृदय में हमने उत्कट मगध करके कोड याद किया था। पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। चरक के 6 छापने में पर्चे सारे। सुश्रुत के आपने नंबर याद किए थे। बाकी मैंने आपको कहा था कि याद करके आना कहाँ कहाँ कौन सा शस्त्र कर्म किया जाता है किन रोगों में, तो थोड़ा सा सेंस आपको रहेगा कि कौन कौन से हैं सुश्रुत के। आगे देखिए, परिकर्मी के गुण बता रहे हैं, यानी हेल्पर जो होता है वो कैसा होना चाहिए। परिकर्मिणश्च स्निग्धा स्थिरा बलवंता, कि आपका हेल्पर जो हो एक सर्जन का, वो कैसा हो, स्निग्ध, स्थिर, बलवान। तो बलवान ये शब्द जो है याद रखना, ये शायद पूछा जा चुका है एक बार कि इनमें से कौन सा गुण है या नहीं है, ऐसे करके परिकर्मी का। ठीक है ना, बलवान भी होना चाहिए कि पेशेंट को उठाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्दी होना चाहिए। शस्त्र कर्म कैसे कराते हैं, तो पेशेंट को पहले सुस्ति वाचन कराना है, लघु भोजन कराना है, उसको भूखे पेट नहीं कराते हैं। शल्य चिकित्साएं जो है भूखे पेट नहीं किए जाते हैं। सिर्फ वो वाली भूखे पेट करते हैं जिनमें आप कह लो कि नील ओरल रखना जरूरी है। ठीक है ना, जिसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट है सीधे, तो उनको छोड़ के बाकी में भोजन कराने कराना है हल्का। तो स्वस्ति वाचन कराएंगे, लघु भोजन कराएंगे। प्राग मुखम आतुरम उपवेश्य, पेशेंट जो है वो पूर्व की ओर मुख करके बैठेगा। और प्रत्यंग मुखो वैद्य, वैद्य पश्चिम दिशा की ओर मुख करेगा। तो पेशेंट जो है सूरज की तरफ चेहरा करेगा कि साफ दिखाई दे सब कुछ, और वैद्य जो है पश्चिम की ओर मुख करेगा। शस्त्र कर्म अनुलोम दिशा में करना है। ठीक, तो अनुलोम यानी सेम डायरेक्शन जिधर हमारे जो बॉडी में हेयर है कह लो, तो उनकी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपको शल्य चिकित्सा करनी है। तो याद रखोगे सभी जगह आप अनुलोम ही शब्द पढ़ने वाले हो। जितनी भी क्रियाएं हैं अगर भूल जाओगे तो सभी कुछ अनुलोम करते हैं, एक्सेप्ट आलेप। आलेप जो है वो प्रतिलोम किया जाता है। आलेप प्रतिलोम करते हैं, बाकी सभी चीजें अनुलोम करते हैं। नेक्स्ट है महत स्व अपीचा पाकेशु द्व्यंगुलांतरम। इसको सही कर लोगे, ये सिर्फ द्वय लिखा हुआ है। द्वय अंगुलांतरम त्रिअंगुलांतरम हुआ। ठीक है, दो या तीन अंगुल, दो के साथ तीन भी कर लोगे, द्व्यंगुलांतरम। इसी के आगे लिख लो त्रिअंगुलांतरम हुआ। त्रै, त्रिअंगुल। तो दो या तीन अंगुल। कह रहे हैं कि आपने देखा कि आपको लगता है कि भाई पाक हो रहा है अंदर के अंदर, पस पड़ा हुआ है, मान लो कि आपको वो पस बाहर निकालना है। तो बहुत सारा आपको लग रहा है, काफी अच्छी मात्रा में पस है मान लो, तो ये नहीं करना कि बहुत लंबा चीरा लगा देना है। कह रहे हैं मैक्सिमम 2 से 3 अंगुल ही कट लगाना है, जो इंसिजन लगाना है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं लगाना। पूछता है कितना लगाना है, तो 2 या 3 अंगुल ऐसा, बस इससे ज्यादा नहीं। आगे चलिए, वर्ण के गुण बता रखे हैं। तो इस चैप्टर में श्लोक नंबर 8 और 9, दो जगह हमें वर्ण के गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो श्लोक नंबर 8 है वो नॉर्मल एक वर्ण के गुण है कि भाई ये वर्ण जो है ठीक हो जाएगा जल्दी, इस तरह वाली बात है। और जो श्लोक नंबर 9 है वो बताया गया है कि वैद्य का क्या हुआ वर्ण, ना कि जो वैद्य इंसिजन लगाता है उसके गुण है। तो दोनों के गुण सेम ही है, वैद्य लगाएगा वो भी ठीक ही वाला होना चाहिए। बस एक पॉइंट है जो अलग है, जो चिकित्सक वर्ण बनाता है उसके अंदर, वो क्या एक्स्ट्रा है कि सही समय पे बनाएगा। प्राप्त काल कृतश्चापि, तो ये वैद्य डिसाइड करेगा कब बनाना चाहिए। और नेचुरली व्रण हो रहा है तो कभी भी बन सकता है, इंजरी वगैरह कुछ भी इस तरह की बात। हाँ, तो देख लो यहाँ पे लिखा है तत्र आयतो विशाला समः सुविभक्तो निराश्रय इति व्रण गुणा, कि आयत है, विशाल है, सम है, सुविभक्त है, और कोई आश्रय नहीं है, निराश्रय है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई डीप काफी कुछ पस वगैरह, पस पॉकेट वगैरह बन गए हैं और गहरी धातुओं को इन्वॉल्व कर लिया, तो इस तरह की चीज भी नहीं है। तो ये नॉर्मल वर्ण के गुण है। अगला जो श्लोक है, यहाँ देख रहे हो सेम ही गुण है, आयत, विशाल, सुविभक्त, निराश्रय।
कैसे पहचानना है? प्राप्त काल कृतश्चापी। तो ये चिकित्सक ही डिसाइड करेगा ना कि कब लगाना चाहिए, अगर सही समय की बात करें। प्राप्त काल कृतश्चापी, ये ध्यान रखना। वैसे ऊपर सम भी है एक कैरेक्टर जो है, ये भी अलग है। ठीक है। आपसे पूछेगा कि चिकित्सक द्वारा किए गए व्रण के गुण कौन से हैं, इस तरह करके, तो आपको ये वाला श्लोक कंसिडर करना है। नॉर्मली पूछे व्रण के गुण तो ऊपर वाला श्लोक। नेक्स्ट देखिए, शल्य चिकित्सक के गुण कैसा होना चाहिए उसको। तो शौर्यम, आशु क्रिया, शस्त्र तैक्षण्यम, आस्वेद आवेप्थु, असमोहश्च, वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शस्यते। तो बिल्कुल याद रखोगे, एक तो नंबर भी लिख लो इसके आगे। नंबर भी पूछता है इसका कि शल्य चिकित्सक के कितने गुण बताए गए हैं। तो 6 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से? शौर्य होना चाहिए उसमें, मतलब डरे ना, जल्दी से क्रियाएं करने वाला हो, एकदम से करे शल्य चिकित्सा। ये नहीं कि ऑपरेट करने में पूरा दिन लग गया। ठीक है। तो शस्त्र तैक्षण्यम, आस्वेद, आवेप्थु, ये याद रखना। ये एग्जाम में आया था और अपने यहाँ कोई अच्छा बच्चे गलत करके आया था, सिलेक्शन लेने वाला ही कोई ऐसा ही व्यक्ति। तो आवेप्थु, उसको स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात है ना। और कांपे ना वो, आवेप्थु। ठीक, किसने इसको उल्टा कंसिडर कर लिया था। असमोहश्च, सम्मोहित ना हो काम करते हुए, मतलब उसको सही ज्ञान हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ऐसा चिकित्सक उत्तम शल्य चिकित्सक है। तो 6 गुण बताए गए, नंबर याद रखेंगे। और देखिए, यतो गति विद्याद उत्संगो यत्र यत्र च, तत्र तत्र व्रणम कुर्यात्, यथा दोषो न तिष्ठति। तो श्लोक नंबर 12 कह रहे हैं, जहां जहां आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा उत्संग है, उठा हुआ है, मतलब अंदर कुछ पस वगैरह है, तो वहां वहां पे आप व्रण बना दो, इंसिजन लगा दो, जिससे कि दोष जो है बाहर निकल आए। तो कभी इसका रेफरेंस पूछा जाता था, मगर अगेन आजकल पूछे नहीं जाते, तो खास बात नहीं, आप चाहो तो याद रख सकते हो रेफरेंस। एटलीस्ट इतना तो याद कर लो किसने कहा है। तो सुश्रुत ने कहा है। नेक्स्ट है छेदन कैसा कराते हैं, शेप क्या होती है। तो हस्त पातल, कह रहे हैं चंद्रमंडल के समान गोल छेदन करना है, राउंड सर्कुलर। गुदा और मेढ में अर्धचंद्र आकृति और अन्य स्थानों पर तिर्यक छेदन करते हैं। तो ऐसे याद रख लोगे कि हाथ पैर, इन पर चंद्रमंडल के समान गोल। ठीक है। कि लोग हाथों में मेहंदी वगैरह लगाते हैं, मैं तो वैसे याद रखता हूँ। तो अक्सर वो लड़के तो खासकर, तो अपने हाथों पे वो सर्कल बनवा लिया, बस उतना। तो वैसे याद करो कि हाथ में या पैरों में तो सर्कुलर है। तो इतना याद हो गया, बाकी याद रह जाएगा कि गोदाम मेढ में अर्धचंद्र आकृति और शेष स्थानों पर तिर्यक छेदन लिखा हुआ है, और पूछा जाता है क्वेश्चन, ये जरूरी है। अगर ये ध्यान नहीं रखा जो बताया है उन्होंने छेदन करने की टेक्निक, तो क्या हो सकता है? तो कह रहे हैं सराय स्नायु छेद हो सकता है अधिक वेदना हो, व्रण देर से भरे, मांस कंद बन जाए, वहां मांस की ग्रंथियां जैसी बन जाए छोटी छोटी। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर नहीं ध्यान रखा गया। ये देख लो कुछ वो उदाहरण जहाँ पे अभुक्तवत शस्त्र कर्म कराते हैं, बिना खिलाए है, शल्य चिकित्सा। ये आपको याद होना चाहिए। मूड गर्भ, अर्श, मुख रोग, अश्वरी, उदर रोग, भगंदर। तो लोग जनरली एक साथ याद करते हैं ऐसा कि अर्श भगंदर, फिर या फिर अर्श अश्वरी भगंदर एक साथ कर लो। मुख रोग उदर रोग, मुख के साथ उदर जुड़ा हुआ है, और एक मूड गर्भ है। ठीक है। अर्श अश्वरी भगंदर, मुख रोग उदर रोग और मूड गर्भ। तो याद रखना, इन लोगों में बिना खिलाए ही शल्य चिकित्सा करनी है, बाकी जगह खिलाते हैं। शायद बात हम कर चुके होंगे कि भोजन इसलिए खिलाया जाता है कि व्यक्ति मूर्छित ना हो, और उसको मद्यपान कराया जाता है कि उसको शूल का अनुभव ना हो। ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें हैं, तो इसलिए भोजन कराना है, लेकिन लघु अन्न कराना है। और वहां भी याद होगा आपको, पंचकर्म में हम लोगों ने देखा था कि जब अनुवासन बस्तियां देनी है, तो अनुवासन देने के पहले भोजन कराते हैं। ठीक है। और निरु के पहले भोजन नहीं कराना है। तो वो भी अपनी जगह याद रखोगे। ठीक है।
नेक्स्ट देख लोगे, शस्त्र अवचारण के बाद, यानी शल्य चिकित्सा कर लिया आपने, अब क्या करोगे उसके बाद? ऑपरेशन हो चुका है, तो शीतल जल से सिंचन करना है। ठीक है, पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, वो सो रहा हो, आराम से उठाओ उसको, पानी की छींटे मार के, फिर उठ जाओ, तुम थक गए, तुम आराम कर रहे हो। तो शीतल जल से सिंचन किया, आश्वासन करा के, और उसको बैठाया कि भाई ठीक ठाक हो, तो परेशान मत हो। परिपीड्य अंगुल्या प्रक्षाल्य कषायण, कि अपनी उंगलियों से दबा के कुछ पस वगैरह उसको भी निकाल देना है। प्रक्षाल्य कषायण, उसको साफ करो अच्छे से कषाय से। तिल कल्क मधु सर्पी, इनका लेप कर दो, तो ये व्रण को जल्दी हील कराते हैं। फिर बता देता हूँ, तिल जब भी मिलेगा ना आपको, तो वो हीलिंग में काम आएगा। तिल दिखाई दे, क्योंकि सवाल पूछता है इस पे, ये जो लेप लगा रहे हैं ये किस काम में आता है, मान लो वेदना की शांति के लिए, या व्रण को भरने के लिए। तो जब व्रण भरने की बात हो, तो वहां तिलकल्क भी आपको दिखाई देगा। और जहाँ वेदना शांति की बात होगी खाली, वहां अक्सर आपको दिखाई देगा सर्पी और यष्टि मधु। तो आगे इसको देख लोगे आप, पढ़ते हुए पता चल जाएगा। तिल देख के बस समझ लेना कि हीलिंग कराने के लिए है। तो तिलकल्क है और मधु सर्पी है, तो इनका लेप लगा रहे हैं। कवलिकाम दत्वा वस्त्र पट्टेन बदनिया, मतलब कवलिका रखो, कॉटन पैड वगैरह उस पे अपना पट्टी बांध देनी है ऊपर, कह रहे हैं फिर। वस्त्र पट्टेन बदनिया, गुगलू अगरू आदि इनसे धूपन कराना है। एक ये मंत्र है पेशेंट के लिए, वैश्वानर शिरहापातु करके, याद रख सकते हो। जैसे कि वो वाला श्लोक है ना, वमन कर्म वाला, अगर आप लोगों ने याद किया हो कभी। कौन सा श्लोक है वमन कर्म का? ओम दक्ष अश्वी रुद्रेंद्र वाला, पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा है? ओम भ्रम दक्षा शिव से। ओम भ्रम दक्षा शिव से। हाँ बेटा, है ना, तो जैसे वो श्लोक है, तो उसको हल्का सा मतलब वो याद होना चाहिए कि भाई वमन कर्म का श्लोक है, कि थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए। आप देख लोगे, आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा वो श्लोक भी। और बाकी एक ये है कि जैसे ये रक्षोघ्न मंत्र है, तो पहले ये भी कभी ऐसा है कि गाइड्स वगैरह में क्वेश्चन मिलते थे, अब तो नहीं मिलते देखने को। तो पेशेंट की रक्षा के लिए एक मंत्र है कि ये मंत्र पढ़ना है, वैश्वानर तेरे सिर की रक्षा करें, ऐसा करके श्लोक है। और देख लेंगे, ये अगला जो श्लोक है, यहाँ कह रहे हैं कि एते वेदात्मा के मंत्र कृत्य व्याधि विनाशने, मयेव कृत रक्षस्तम दीर्घम आयु स्वप्नो ही, ऐसा करके श्लोक लिखा हुआ है। मतलब क्या है इसका, कि वेद के जो मंत्र है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वेद मंत्र, ठीक है, तो कह रहे हैं कृत्य और व्याधि को नष्ट करने वाले इन वेद संबंधी मंत्रों को तुम मुझसे सुन के दीर्घायु को प्राप्त करे, ऐसा करके श्लोक लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेद मंत्र, इनके ऊपर रेफरेंस इस पे भी आता था कि किस चैप्टर में ऐसा उल्लेख आया है कि वेद मंत्रों को जानने वाला चिकित्सक होना चाहिए, या ऐसा कि पेशेंट के लिए पढ़ने हैं वेद के जो मंत्र हैं। तो वो यहाँ पे है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, तो ये भी हल्का सा माइंड में रखना। व्रण की पट्टी तीसरे दिन खोलनी है। तो आज आपने जो पट्टी बांधी है, कह रहे हैं वो तीसरे दिन खोलनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। लिखा है उसका आगे कारण, कि अगर जल्दबाजी की आपने शीघ्र खोलने में उसको, तो क्या होगा, कि विग्रथित हो सकता है, व्रण देर से भरे ऐसा हो सकता है, तीव्र रुजा हो सकती है, तो विग्रथित, व्रणाश्चरात संरोहति, और तीव्र जश्चावृत्ति। हेमंत, शिशिर और बसंत, देखो ऊपर तो जनरल पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आपको बिना ऋतु रख के सामान्यता पूछे, तो तीसरे दिन पट्टी खोलनी है। लेकिन अगर ऋतु रख के दे दे, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा प्रिसाइज किया इसको। तो हेमंत, शिशिर और बसंत, इसमें कह रहे हैं तीसरे दिन पट्टी खोलनी है, जो सर्दियों के दिन है, जिनमें ठंड थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, और जो गर्मी वाले दिन है, जहाँ पे संभावना है कि अंदर हो सकता है जल्दी से बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाए, और उसके बाद पस वगैरह पड़ जाए एकदम, इस तरह की चीजें हो सकती है। तो वहां जल्दी जल्दी उसको चेंज करना है, तो यहाँ सेकंड डे पे ही चेंज कर लेना है, ग्रीष्म वर्षा और शरद के अंदर। क्लियर? तो हेमंत, शिशिर, बसंत तीसरे दिन पट्टी खोले, और ग्रीष्म वर्षा शरद दूसरे दिन पट्टी खोले। ये रेफरेंस बहुत जरूरी है। बाकी वेद मंत्रों वाला आप याद करो चाहे ना करो, चलेगा एक बार को। लेकिन ये वाला जो श्लोक है, ये बहुत जरूरी है, इसका लोग रेफरेंस पूछते हैं। जैसे सुश्रुत निदान 5 का पूछा जाता है कि कहाँ पे संक्रामक रोगों का उल्लेख है आयुर्वेद के अंदर, तो सुश्रुत निदान 5 के अंदर कुष्ठ निदान जो अध्याय है, तो उसी तरह ये बहुत जरूरी रेफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है, अतिपातीषु रोगेशु ना एच्छद विधि भीषक,
प्रदीप्त आगारवत् शीघ्रम तत्र कुर्यात् प्रतिक्रिया। कह रहे हैं जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सब कब के लिए है? जब एक नॉर्मल कंडीशन है, आपके पास समय है विचार करने का। लेकिन जब इमरजेंसी की बात आए, तो ये सारी बातें साइड में रख दो। है ना, नियम कायदे कानून वो मुन्ना भाई पूछता है ना उस मूवी के अंदर, कि जब इमरजेंसी हो तब भी ये जरूरी है क्या फॉर्म भरना, कि नहीं तब जरूरी नहीं है फॉर्म भरना, एडमिशन कराओ। रूल कायदे तब होते हैं जब सब ठीक हो। जब इमरजेंसी हो तो विचार नहीं करना है। फिर जो तुमको लगे उस समय जो करना चाहिए वो करो। ठीक है ना। तो वो यहाँ लिखा है, अतिपातेषु रोगेषु ना एषद विधि हम भीषक, कि अत्याय कंडीशन में ये विधियां नहीं है। तब क्या करना चाहिए? प्रदीप्त आगारवत शीघ्रम। तो जैसे घर में आग लग गई हो, तो व्यक्ति सोचता नहीं है कि आग कैसे बुझाऊं। ठीक है ना। तो अभी मैंने कल परसों ही देखा, वो एक यहाँ ट्रैवलर थी, उसमें आग लग गई थी। तो उसमें ऐसा था कि कोई पानी फेंक रहा है तो लोग उसे डांट रहे हैं, पानी फेंकने वाले का मुझे नहीं पता उनका कॉन्सेप्ट होता होगा, तो वो लोग उसे डांट रहे थे कि तू पानी क्यों फेंक रहा है उसके अंदर। अब उसको जो समझ में आया, अब बाकी लोग जो है उसमें मिट्टी फेंक रहे थे। तो मतलब वो था कि मिट्टी का कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर होता होगा, ड्राइवर लोग जानते होंगे। उससे लड़ाई कर रहे थे कि भाई तूने पानी फेंका, तू पहली बार गाड़ी चला रहा है क्या, आग लग जाती गाड़ी में, और ये पानी नहीं फेंकना चाहिए। खैर, तो कहने का मतलब ये, उस समय उसको जो समझ में आया उसने वो काम किया, उसने पानी फेंका। कोई फूंक मार के बुझाने की कोशिश करता, कोई मिट्टी डालता, कोई रेत डालता, तो जिसको जो मिले वो काम करेगा, उस समय कोई विचार नहीं करेगा, मतलब ये कहने का। आगे देख लेंगे, शस्य शस्य से शूल होने पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यष्टि मधु और उष्ण घृत का सिंचन। तो मैंने आपसे कहा कि शूल होगा, तो यष्टि मधु के साथ घृत मिलेगा आपको। और अगर यहीं पे आता कि व्रण को भरने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो साथ में तिल अगर दिखाई दे जाता आपको, समझ जाते कि वो व्रण भरने के लिए है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओगे। तो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम ऋतुचर्या। चरक में भी ध्यान होगा, चैप्टर नंबर 6 वहां भी यही देखा था, ऋतु वाला चैप्टर जो था, यहाँ भी वही है। तो कालो ही नाम भगवान स सूक्ष्म अभी कलाम ना लियते ति काला। तो कह रहे काल ही भगवान है ना, समय से बड़ा कोई भगवान नहीं। जिसने वैल्यू कर ली इसकी, जिसने समय को भगवान समझ के पूछ लिया कि कब क्या करना चाहिए उसको पता है, तो वो खुद ही भगवान हो जाता है ना। तो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सा सूक्ष्म अपनी कलाम ना लियते, कह रहे बिल्कुल रुकता नहीं है किसी के लिए। वो कितने बड़े इंसान हो, तुम्हारे लिए भी रुकेगा नहीं। उसे पास होना है तो होना है, उसे पता है कि अप्रैल में एग्जाम अगर होना है तो हो जाएगा। तुम सोचते रहो कि जाएगी रेट आगे नहीं जाएगी, होना है तो होना है। तो तुम समय मत खराब करो, तुम तैयार रहो, अप्रैल को माइंड में रख के। आदि मध्य है, अंत रहित है, ना शुरुआत है इसकी, ना अंत है, ना ही कोई मध्य है, कोई नहीं जानता समय कब से चल रहा है कब तक चलेगा। रस, व्यापद और संपत्ति, जीवन और मरण। मतलब हम जो चीजें खा रहे हैं, जो औषधियां यूज कर रहे हैं, उनमें जो संपद होता है या उनमें जो व्यापद होता है, मतलब उसका ठीक होना या ना होना, हमारा जीना या मरना, ये सब इस काल के ही अधीन है, समय के ही अधीन है। संकल्यति काल्यति व भूता नाम इति काला। जो हमारा संकलन करे, काल करे, वो ही काल है। मतलब है जिसकी वजह से हम लोग इकट्ठा हुए कि आज मान लो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना। एक समय वो था कि बात करते हैं अंग्रेजों के टाइम में हम हाफ पॉपुलेशन भी नहीं थे इसके। ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन थी हमारी, और एवरेज जो आयु थी बहुत कम थी। पहले मेलगी में पढ़ रहा था, अब बहुत पहले की बात नहीं है, 50 ईयर से भी कम थी एवरेज एज जो थी। और आज इतना जी रहे हैं कि 75 साल 78 साल पहुंच गया आयु। तो पहले कारण था कि भाई खाना है तो शिकार करके खाना है, खाने को भोजन नहीं है, जो है भी तो लगान दे रहे हो आप, सब दे रहे हो मान लो उस तरह की चीजों में, टैक्सेस वगैरह के अंदर। ठीक है ना। तो अभी क्या है कि समय ही तो बदला है, कि अब समय ऐसा आ गया कि हम लोग स्वतंत्र हैं, तो मर्जी से खा रहे हैं, अपने हॉस्पिटल्स हैं अच्छे। तो ये काल होता है जो तय कराता है कि हम होंगे इकट्ठा या फिर हमारा काल आ जाएगा तो खत्म हो जाएंगे। भगवान आदित्य की गति के अनुसार ही काल के विभाग किए गए हैं। तो निमेष से लेकर युग तक इनका काल चक्र है। सुश्रुत का ध्यान आ रहा होगा आपको। तो कितने वर्ष का एक युग है? 5। 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। सुश्रुत के काल के कितने विभाग हैं और संग्रह के कितने हैं? संग्रह के 12 हैं। ठीक है, 12 है उनके क्या। सुश्रुत के 11 हैं। ठीक है ना, तो वो अपना याद रखना। चरक के टाइम में आपको बताए थे तो देख लेना। वायु पाल्यति प्रजा, वायु प्रजा का पालन करती है। वायु पाल्यति प्रजा, ये भी ध्यान रखोगे।
वो देखा होगा हनुमान जी से नाराज उनको मार दिया था वज्र, तो वायुदेव जाके छिप गए थे कि नहीं बस अब नहीं, हेयर वेयर बंद करो सबकी। तो इसलिए मतलब वायु पालित प्रजा, वायु प्रजा का पालन करती है, ऑक्सीजन नहीं तो सब खत्म है। अब ऋतुओं की बात करें वन बाय वन, किस ऋतु में क्या इफेक्ट आता है चीजों के ऊपर। तो फर्स्ट है वर्षा ऋतु। आपकी बुक्स के अंदर है बेटा श्लोक नंबर 11, देख लेंगे। तो औषधियां तरुण होती हैं, अल्पवीर्य वाली होती है। देखो, वर्षा में जैसा हमारा बल होता है ना, वैसे ही सब चीजें भी हैं समझो आपके आसपास, और जैसा आपने चरक में पढ़ा है लगभग वैसा ही यहाँ है, कोई अलग चीज नहीं आएगी। देख लेंगे एक बार कि औषधियां तरुण है, अल्पवीर्य वाली है, जैसे हम लोग होते हैं कि अल्प बल वाले होते हैं वर्षा में। आपश्चा अप्रसन्ना, आप यानी जल। जल कैसा होता है? अप्रसन्न, कि जल अच्छे नहीं है। हमने देखा है कि वर्षा ऋतु में सारे जल दूषित हो जाते हैं, उनका अम्ल विपाक हो जाता है, तो वो यहाँ लिखा है कि विधा करने वाला। ठीक है। पित्त का संचय होता है, तो वर्षा पित्त का संचय है, ये भी आपको याद ही होगा। नेक्स्ट आ जाओ हेमंत ऋतु या तुषार। इसमें औषधियां बलवान होती हैं, जैसे हम बलवान होते हैं, परिणत वीर्य बलवत्तम। श्लेष्म संचय में आपाद्यति, श्लेष्मा का संचय होता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म या निदाग। तो औषधियां नीसार, रुक्ष और वायु संचय में आपाद्यति, वायु का संचय होता है। तो चाहो तो वर्ड याद रख सकते हो, क्योंकि ग्रीष्म में भी वर्षा में भी औषधियां हैं तो कम बल वाली है। तो यहाँ शब्द आया ग्रीष्म के अंदर नीसार, उनका सार पूरा खत्म है, वहां पे इस तरह का आया है। तरुण और अल्पवीर्य होती है औषधियां। नेक्स्ट है ऋतु व्यापक क्यों होता है, तो कह रहे हैं आदृष्ट कारिता, कि ऋतु में मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि भाई वर्षा में वर्षा नहीं हो रही प्रॉपर, सर्दियों में सर्दी नहीं हो रही है उतनी। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है, तो आदृष्ट कारिता, कि कुछ पता नहीं है इसका कारण क्या है, मतलब ये तो होता है, बस तो होता है, इसको हम देख नहीं सकते। ऋतु व्यापत्ति कितनी है, तो ये क्वेश्चन गाइड में आ चुका है आपके, तो नंबर याद रखोगे, डलहन के अनुसार 18 ऋतु व्यापक है। ठीक है, तो ऋतु व्यापक 18 बाय 4 डलहन, नंबर याद रखेंगे। ये देख पा रहे होगे, चरक ने जिसको जनपद ध्वंस कहा है, सुश्रुत ने उसी को मरक, और भेल ने उसी को जनमार कहा है। तो चरक का जनपद ध्वंस है, सुश्रुत का मरक, और भेल का जनमार। इन शब्दों को याद रखोगे। सुश्रुत उत्तर तंत्र 64, उत्तर तंत्र 64। वर्षा से ऋतुचर्या प्रारंभ है, मतलब बात क्या है कि इस चैप्टर के अंदर ऋतुचर्या जो शुरू है वो हेमंत ऋतु से स्टार्ट है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। पहले तो बस नॉर्मल एक बात बता दी, बाकी मेन जो ऋतुचर्या है वो हेमंत ऋतु से उन्होंने स्टार्ट की है। लेकिन उत्तर तंत्र 64 में भी उन्होंने थोड़ा ऋतुओं का उल्लेख किया है, वहां पे वर्षा से आरंभ है। तो ये भी आपकी गाइड में क्वेश्चन बना रखा है कि उत्तर तंत्र 64 में ऋतुएं कहाँ से शुरू होती है, ये ऋतुचर्या कहाँ से शुरू होती है, तो वर्षा से। ये याद रखना, कभी गाइड में आ जाए तो आपको पता रहे कि जब आप क्या है इस बात का। खैर यहाँ देखते हैं, तो हेमंत ऋतु है पहली हमारी। तो हेमंत ऋतु में कह रहे हैं उत्तर दिशा की वायु चलती है, रज धूम आकुला दिशा। दिशाएं जो है रज और धूम से आकुल रहती है, मतलब धुआं ज्यादा होता है, धूल मिट्टी ज्यादा होती है। हिम आनद्धा जलाशय, तो बर्फ से ढके हुए हैं जलाशय। रौद्र प्रियंगो पुन्नाग, इस तरह के जो पौधे हैं ये पुष्पित होते हैं, इनके ऊपर फूल लगते हैं। याद कैसे रखोगे, देखो, एक तो हम ये याद रखते हैं कि हेमंत से उत्तर मांग रहे हैं कि भाई बताओ ये सब धुआं धुआं क्यों हो रहा है चारों तरफ। तो सर्दियां हो रही है, हेमंत कह रहा होगा भाई मुझे गर्मी ठंड लग रही थी तो मैं थोड़ा हाथ सेक रहा था अपने, तो उसने आग जला ली होगी तो उससे धुआं हो रहा होगा। तो उत्तर मांग रहे हैं हेमंत से कि हेमंत उत्तर दो कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। आप, क्योंकि सर्दी हो रही है तो जलाशय भी जम गए हैं, तो आप देखोगे कि अभी इस ऋतु के अंदर पीछे अभी तो बहुत सारी नदियां भी जम गई थी, इतनी ठंड थी कि नदियां जम गई थी, है ना। तो हिम आनंदा जलाशय, रौद्र प्रियंगु पुन्नाग पुष्पित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रख सकते हो, रौद्र प्रियंगु पुन्नाग। तो आप ऐसा याद रख लो कि हेमंत से उत्तर मांग रहे हैं कि भाई चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा है, जलाशय बर्फ से ढके हुए हैं, तो ये प्रिय तुम्हारी जो है रो क्यों रही है, मतलब है ना, उसकी वाइफ की रो रही होगी, उसको घूमने जाना होगा।
कि देखने जाना है मुझे, भाई बर्फ गिर रहा है कहीं पे, स्नोफॉल हो रहा है, इस तरह भी कर लो। तो वो रो रही है प्रिया, ऐसा भी याद कर सकते हो। आगे चलो, शिशिर ऋतु। शिशिर में कह रहे हैं क्या बदलाव आ जाता है मेन हेमंत ऋतु के कंपैरिजन में। तो यहाँ इन्होंने लिखा कि इसमें शीत अधिक होती है, शीतम अधिकम, वात वृष्टि आकुल दिशा, कि वायु और वर्षा से दिशाएं व्याकुल रहती है, यानी यहाँ पे वर्षा भी होती है शिशिर ऋतु के अंदर, और हवाएं तेज चलती हैं। बाकी लक्षण सारे ऐसे ही होते हैं जैसे हेमंत में होते हैं। तो हेमंत और शिशिर दोनों ठंड की ऋतु है, एक जैसी है। तो अंतर इतना ही है कि शिशिर में शीत अधिक होती है, जो आजकल टाइम चल रहा है, और यहाँ पे बारिश भी होती है, ठीक है, और वायु हवा भी तेज चलती है। तो ये याद रखोगे। अगली है बसंत ऋतु। तो बसंत में कह रहे हैं चरणारक्तक अंकिते, दाम्पत्य मान भितुरे बसंते दक्षिणो नीलः, किंशुक, अम्भोज, बकुल। तो ये इस तरह के जो पौधे हैं ये पुष्पित होते हैं। कोकिला, षटपद, ये गीत गाते हैं। और पल्लव उज्ज्वला, मतलब नई नई ब्रांचिंग जो है, या नए नए जो पत्ते हैं वो निकल के आते हैं पेड़ पौधों पे, तो उस तरह की बात करें, पल्लव उज्ज्वला। तो याद कैसे रखना है, देखो बेटा, बसंत ऋतु, तो पहला तो याद रख लो, बसंत ऋतु के अंदर जनरली हम ये मानते हैं कि फूल आते हैं, ठीक है। तो फूल आ रहे हैं, तो फिर ये जो है कोकिला, षटपद है ना, कोयल है, षटपद है, ये खुश हो गए, तो ये फूल आ गए, चलो अपना कुछ खाने का इंतजाम हो गया, ये नेक्टर पे जिंदा है, फूलों को ही इनका आहार मानते हैं, इस तरह की चीजों को। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब फैमिलीज को अच्छा लग रहा है, दाम्पत्य मान भी दो, स्त्री पुरुष कह रहे हैं कि उनको पसंद आता है, दाम्पत्य जीवन जो है उनका अच्छा चलता है, दाम्पत्य मान भी दो। चरणा लगतक अंकित है, कह रहे हैं इसमें बसंत ऋतु को जैसे सुंदरता से कह लो कंपेयर किया है, कि जैसे महिलाएं जो है शादी के समय पैरों पे वो जो महावर लगाते हैं, है ना, उसके समान ये ऋतु जो है सुशोभित है, मतलब कि सब कुछ अच्छा लगता है इस ऋतु में। तो चरण लगता अंकित है, दाम्पत्य मान भी धुरो। दक्षिण दिशा की वायु चलती है, जैसे हेमंत में देखा था, हेमंत में उत्तर की वायु चल रही थी, हेमंत से उत्तर मांग रहे थे। बसंत में दक्षिण की वायु चलती है। वहां पेड़ पौधे जो पुष्पित हो रहे थे वो थे प्रिया, प्रिया पुन्नाग, हमने ऐसा देखा था, याद रखना उसको भी हल्का सा, रौद्र प्रियंगु पुन्नाग। और यहाँ पे कह रहे हैं कि किंशुक, अम्भोज, बगुल इत्यादि ये पुष्पित होते हैं। बाकी पल्लव उज्ज्वला, कि नए नए पल्लव निकलते हैं पेड़ पौधों में। तो ये बसंत ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु समझ में आना चाहिए कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कि पेड़ पौधे जो है वो सूख जाएंगे, सब प्यासे रहेंगे, पानी से व्याकुल रहेंगे, तो वही सब लिखा हुआ है, देखो। कह रहे नैऋत्य दिशा की असुखकारी वायु चलती है, नैऋत्य दिशा, ग्रीष्म में नैऋत्य, देखो वर्ड एक जैसे हैं, ग्रीष्म और नैऋत्य दोनों में अक्षर रहा है, तो उस तरह याद रख सकते हो, ग्रीष्म नैऋत्य की वायु चल रही है, ठीक है। तो नैऋत्यो असुखा मारुतः, भ्रांत चक्र चक्राहा युगला। तो कह रहे हैं कि जितने भी पशु पक्षी है ना, वो भ्रांत दिखाई देते हैं, मतलब भ्रमित से दिखाई देते हैं, क्यों, कि भाग रहे हैं इधर उधर पानी की प्यास में। पया पान आकुला मृगा, ये हिरण भी जो है जंगल में है, वो भी प्यासे दिखाई दे रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं पानी के लिए। ध्वस्त वीरु तृण लता विपर्णांकित पादपा, कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां जो है टूट के गिर गई हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो पौधे थे वो तो नष्ट ही हो जाते हैं, जिनमें मेनली वाटर कंटेंट होता है, जिनमें बार्क वगैरह नहीं होती उस तरह वाले, वो तो नष्ट ही हो जाते हैं। तो देख लोगे, इजी है। ग्रीष्म दिशा मेनली बस याद रखनी है वायु कहाँ की चलती है, बाकी जो इजी कैरेक्टर है उन पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। तो ग्रीष्म में नैऋत्य दिशा की असुखकारी वायु चलती है, ये मेनली याद रखोगे। नेक्स्ट आती है प्रावृट ऋतु। तो पा से प्रावृट, पा से पश्चिम, तो प्रावृट में पश्चिम की वायु चलती है, ये ध्यान रखिएगा। पा से प्रावृट, पा से पश्चिम, ठीक है। आगे लिख रहे हैं कोमल श्यामा शशपाढ्या शक्र गोप उज्ज्वला, भूमि कैसी है, कोमल श्यामा शशपाढ्या, कि भूमि जो है घास से बता रहे हैं, कोमल जो घास होती है, कोमल श्यामा शशपाढ्या, कि श्यामा शशपा आदि घासों से भूमि जो है प्रज्वलित है। शक्र गोप उज्ज्वला, इसका मतलब लिखा है कि जमीन से शक्र गोप, इंद्र, ये क्या होता है, वीर बहुटी, तो वो निकल आते हैं भूमि से, मतलब कुछ ग्रोथ हो रही है पेड़ पौधों की।
अंबु विद्युत प्रसुरते, कह रहे आसमान में विद्युत यानी बिजली दिखाई दे रही है, थंडर जो होती है, प्लस अंबु यानी बारिश भी हो रही है। तो प्रावरट के अंदर भी बारिश हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? बिजली के साथ, यहाँ बिजली ज्यादा कड़क रही है। डिफरेंस यही है प्रावरट और वर्षा के अंदर। वर्षा में देख रहे हो ना अति गर्जन, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि ज्यादा ये बादल ज्यादा गरजते वरजते नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, बारिश होती है मेनली वर्षा के अंदर। जबकि यहाँ प्रावरट में अंबु और विद्युत दोनों लिखे हुए हैं। यहाँ पे बिजली भी कड़क रही है ज्यादा और बारिश हो रही है साथ में। तो ये डिफरेंस याद रखना प्रावरट और वर्षा का। तो खैर, प्रावरट में पश्चिम की वायु चलती है और भूमि जो है वो कोमल श्यामा चंपा आदि जो घास है उनसे व्याप्त रहती है। शक्र को अपनी कलाएं यानी वीर भूमि जो मैंने कहा भूमि फाड़ के वो ऊपर निकल आई है। अंबु विद्युत इसमें दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु पे आ जाओ। प्रोतफुल कुमुद नील उत्पल विराजिता। देखो सीधी सी बात है कि नील कमल आप तो याद रख लो, उस तरह करके कुमुद याद रख लो कि ये कहाँ खिलते हैं कमल? पानी के अंदर। तो पानी वर्षा में होगा, बारिश में, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये दिखाई देने लगे इस तरह के फूल आपको। ना अति गर्जन, तो ये वर्ड ध्यान ध्यान रखोगे कि ज्यादा गर्जन नहीं हो रहा, तो मतलब ज्यादा ठंडर नहीं है और बारिश हो रही है। नेक्स्ट है शरद ऋतु। बभ्र उष्ण अर्का, कि सूर्य जो है बिल्कुल उष्ण दिखाई दे रहा है, थोड़ा पिंगल वर्ण का दिखाई दे रहा है जैसा होता है उसका। श्वेत अभ्र विमलम नभ, आकाश बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हंस अंश घटित है, पानी में हंस चल रहे हैं। वर्षा के बाद शरद ऋतु आ रही है तो पानी भरा हुआ है, तो हंसों को पसंद आता है कि बारिश भी नहीं हो रही है और बढ़िया पानी है, उसमें मछलियां मछलियां हुई हैं। तो हंस अंश घटित है, अपने कंधों को टकराते हुए हंस पानी के अंदर चल रहे हैं। पंख शुष्क ध्रुव आकीर्णा निम्न उन्नत समय शुभ हो, कह रहे हैं पंख बन गई कीचड़। वर्षा में जो पानी पड़ा था, तो अब क्या होगा अगली ऋतु? अब लोग चल रहे होंगे उसके ऊपर, तो कीचड़ बन जाएगी जगह जगह। निम्न उन्नत समय शुभ हो, भूमि कैसी है, कहीं नीची है कहीं ऊंची है। कीचड़ ऐसी तो हो जाती है ना सूखने के बाद, भूमि ऊपर नीचे, तो निम्न उन्नत या कहीं सम इस तरह। बाण सप्ताह बंदूक असन विराजिता, तो इस तरह के पेड़ पौधे पुष्पित होते हैं। देख लेना नाम एक बार, ये बहुत खास बात नहीं है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या बाकियों के लिए भी हो रही है? नो सर। नो सर। चलो बेटा, वही सिग्नल वीक होंगे। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तक ब्रेक के टाइम है, वापस आओ, एक बार डिवाइस ऑफ करके ऑन कर लो। अगर ऐसे समस्या आई है तो ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। 10 मिनट्स, वापस आओ। इसको एक बार फिर पढ़ाऊंगा ऋतुओं को मैं, रिवाइज कराऊंगा, आप भी देख के आओ। थैंक यू। 10 मिनट्स।